जवाहर नवोदय विद्यालय से मेरी 11th और 12th की पढ़ाई हुई है और वो मेरे लाइफ का हुँ, एक टर्निंग पॉइंट रहा वो प्लेटफॉर्म। अच्छा। यूनिकॉर्न की जो ड्रीम थी वो शुरू से रही। तो यूनिफ़ॉर्म की जो वो चाहत थी वो शुरुआत से रही है और महज़ 23 साल की उम्र में अब जो है आप एक अधिकारी के तौर पर यूनिफ़ॉर्म पहनकर देश की सेवा करने के लिए चयनित हुए। तैयारी में एआई की मदद आपने कभी ली या आपको कैसा जी लगता है कि एआई एआई जो है मददगार है? जी, मैंने इंटरव्यू के दौरान बहुत मदद लिया था। मैंने इंटरव्यू टाइम बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज किया था। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज़ देख रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग एक खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनुराग हैं। अनुराग ने हाल ही में यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 में ऑल इंडिया रैंक 232 हासिल की है और इन्हें अब असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर ये चयन हुआ है इनका। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी स्ट्रैटेजी को समझेंगे और कैसे इन्होंने अपनी तैयारी की, उस पे बातचीत करेंगे। इनका लाइफस्टाइल कैसा है, दिनचर्या कैसा रहा तैयारी के दौरान। छोटे से जगह से आते हैं और इस तरीके से देश में 232वां रैंक पा लेना एक बहुत ही अहम और बहुत ही बड़ी बात है। हम इनकी पूरी रणनीति को समझेंगे और यदि आप भी चाहते हैं यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम में असिस्टेंट कमांडेंट बनना, तो आप कैसे रणनीति को फॉलो कर सकते हैं, हम सीधे अनुराग से समझेंगे। सबसे पहले अनुराग बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सीधे सवालों की ओर ही चलते हैं। जब हाल ही के दिनों में यूपीएससी ने अपना सीएपीएफ का एसी 2025 का रिजल्ट आउट किया, तो जब सबसे पहले आपको पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 232 आई है, तो क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? सर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था एक्चुअली। जो रिजल्ट आई थी वो यूपीएससी की वेबसाइट पे पहले पब्लिश नहीं हुई थी। वो किसी टेलीग्राम पर वो पीडीएफ हाँ, सर्कुलेट हो रहा था। तो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ओके। ने मुझे वो पीडीएफ भेजा। तो मैंने उसमें अपना नाम देखा, बट मैं सबसे पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे गया। उस समय तक वो अपलोड नहीं हुई थी वहाँ पे पीडीएफ। तो हुँ, मुझे हुँ। उसकी प्रामाणिकता पे थोड़ी सी डाउट हो रही थी कि पता चले एआई का समय है, किसी ने फैब्रिकेट किया हो। लेकिन उसको हाँ, मैं देखा, उसमें भी 232 रैंक थी मेरी, अनुराग राज, तो मेरा ही रोल नंबर था। तो थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मन में था ये भी कि नहीं, जब तक कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे ना देख लूं तब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। हालांकि 10-12 मिनट बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे सेम पीडीएफ आई, तो फिर देखा तो तब लगा कि चलो, जो सपना था वो पूरा हो गया। और ये सपने जैसा लग रहा था, अभी तक मैं लिटरली ऑब्जर्व नहीं कर पाया। लिटरली ये जी हाँ, ये बड़ी बात है और इतने कम उम्र में महज़ आपने जैसा मुझे बताया कि 23 साल महज़ आपकी उम्र है जी और जी 23 साल में ऑल इंडिया रैंक 232 फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने पास किया है। जी ये बहुत बड़ी बात है और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती है ये। सबसे पहले जैसे कभी कई बार होता है ये इंट्यूशन आता है जब आप एग्जाम दे करके आते हैं और रिजल्ट आने की बारी होती है। अपने अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि हो सकता है इस बार रिजल्ट हमारा आ जाए, निकल जाए, है ना? जी कभी ऐसा लगा रिजल्ट से पहले कि हाँ, इस बार जो है हमने जो एग्जाम देकर हम जो अब आए हैं, कभी ऐसा लगा कि हाँ, इस बार तो मतलब ऐसे 232 रैंक तो चलिए कि हाँ, निकल जाएगा। ऐसा लगा है पहले रिजल्ट से पहले? लग रहा सर, था क्या? रैंक का तो कुछ नहीं था, बस था कि कहीं आ जाए। और हमेशा मुझे ध्यान है कि इस बार कोई रिजल्ट डिले हो गई, रिजल्ट थोड़ी जल्दी आ जाती है, जून के महीने में ही आ जाती है इसकी। तो जब हर हर दिन मुझे ध्यान है कि मैं अपने मार्क्स को कैलकुलेट करता था, वो 2025 का पेपर निकालता था, देखता था मेरे मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं। हर इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड स्कोर की शायद कितने मिल सकते हैं, मतलब होते हैं ना, अपनी जो गणित में बैठाता रहता था कि इतने मिल हुँ, जाएंगे तो हुँ। शायद मैं पीडीएफ में कोई एक नाम नंबर मिल सकता है मुझे। तो हर दिन मैं रात को, हर रात सोने से पहले एक बार अपना जो भी था, कभी लगता था हो जाएगा, कभी लगता था कि नहीं, 5-10 नंबर अगर ज्यादा रहते तो पक्का हो जाता। तो अनसर्टेनिटी बनी थी, लेकिन वो फाइनल जब रिजल्ट आई तो क्लियर हो गया। जी जैसा कि मैंने जब आपके लिए मैं जब खबर तैयार कर रहा था, तो मैंने पढ़ा कि आपकी जो शुरुआती पढ़ाई जेएनवी से हुई है, जी जवाहर नवोदय विद्यालय से। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे मतलब वो आपको प्रभावित करता है जवाहर नवोदय विद्यालय? तो जवाहर नवोदय विद्यालय से मेरी 11th और 12th की पढ़ाई हुई है और वो मेरे लाइफ हुँ, का एक टर्निंग पॉइंट रहा वो प्लेटफॉर्म। मुझे वहाँ पे हुँ, एक्सपोज़र मिला, एक प्लेटफ़ॉर्म मिला। और मुझे आगे क्या करना है, कैसे जाना है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो सीनियर एलुमनाई होते हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किया। वहाँ पे एक प्लेटफ़ॉर्म मिलने के बाद हमें आगे का रास्ता, कि आगे क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि इससे पहले हम हुँ, एक छोटे शहर साहेबगंज प्रखंड में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी आधुनिक सुविधाएँ नहीं है, ऐसी कोई करियर गाइडेंस के लिए।
कोई सुविधा नहीं है, तो लेकिन जो नवोदय विद्यालय में जब गया क्लास 11 ट्वेल्थ, जो मैंने वहाँ पे 2 साल बिताया, तो मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, एक एक्सपोजर मिला। और धीरे धीरे मुझे क्या हम्म। करना है, बीएचयू, उसके बाद मैं गया वहीं पे, मुझे पता चला कि बीएचयू एंट्रेंस लेती है। और फिर मैंने बीएचयू का एंट्रेंस दिया, बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं जब बीएचयू गया तो वहाँ पे इस एग्जाम के बारे में पता चला। तो जो नवोदय विद्यालय का रोल बहुत ज्यादा है मेरे लाइफ में। वही मैं हाँ। बता रहा था, नवोदय विद्यालय का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। नवोदय विद्यालय ने मेरे लाइफ को सेव किया, एक डायरेक्शन दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसके लिए मैं हमेशा हम्म। नवोदय विद्यालय का शुक्रगुजार रहूंगा। चूंकि आप अभी जो चयनित हुए हैं वो असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर चयनित हुए हैं, जी। इसमें वर्दी मिलती है आपको। जी। तो क्या कभी बचपन से ऐसा रहा है, सपना रहा है कि आप वर्दी पहनकर देश की सेवा करेंगे? जी सर, बिल्कुल मेरा बचपन से एक सपना रहा है कि मैं वर्दी, जो यूनिफॉर्म सर्विसेज के तरफ जाऊं। और हाँ। इसी वजह से एक यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए जो डेडिकेशन रहा है वो शुरू से रहा है। मुझे याद है, मैं क्लास 6 से ही, जब मैं क्लास 6 में था तभी से मैं यूनिफॉर्म सर्विसेज का ड्रीम देखता था। और मैंने जब परीक्षाएं देना शुरू किया तो मैंने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज को देख के, ध्यान रखते ही, मैंने सीडीएस यूपीएससी द्वारा ही कराई जाती है एग्जाम, जिसमें आर्मी में हाँ। जाने हाँ। का मौका मिलता है एज अ लेफ्टिनेंट। मैंने उस एग्जाम को भी 3 बार हम्म। निकाला, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाया था। हाँ, तो अच्छा। यूनिफॉर्म की जो ड्रीम थी वो शुरू से रही है। तो यूनिफॉर्म की जो वो चाहत थी वो शुरुआत से रही है, जी। और महज 23 साल की उम्र में अब जो है आप एक अधिकारी के तौर पर यूनिफॉर्म पहनकर देश की सेवा करने के लिए चयनित हुए हैं। जी। जब आपसे बातचीत हो रही थी कॉल पे, तो आपने बताया कि आप समस्तीपुर में रह करके तैयारी कर रहे थे। बीते जी। कुछ महीनों से आप समस्तीपुर में थे और वहीं से आप रह करके तैयारी कर रहे थे। अनुराग का एक दिन कैसा था? मतलब दिनचर्या कैसे होती थी? कितने बजे वो सुबह उठते थे? कितने बजे से पढ़ाई होती थी? विस्तार से बताइएगा। कोई समय का हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से बता सकते हैं। बताइए कि जी, कैसा दिनचर्या था आपका? मैं लगभग पिछले 1 साल से समस्तीपुर में रह रहा था, और इसका जो सबसे बड़ा वजह था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी कर रहा था। तो मैं समस्तीपुर में एक निजी अच्छा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए सोशल साइंस फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ पिछले 1 साल से। तो अब मैं जब वहां पे गया था तो मैं इस एग्जाम को दे दिया था। मैं इस एग्जाम का रिटर्न देने के बाद अगस्त 2025 में ये एग्जाम हुई थी। उसके बाद मुझे वहां पे एक जॉब अच्छा। अपॉर्चुनिटी मिली वहां पे। तो क्योंकि मैंने एग्जाम दे दिया था, तब तक कोई एग्जाम भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो कोई जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी बगल के शहर में मिल रही है तो वहां पे उसको करूँ। हम्म। और तो इस वजह से मैं पिछले साल अगस्त में ही समस्तीपुर शिफ्ट हुआ। और क्योंकि दिन में तो कोचिंग होती है हमारी, लगभग 11 बजे से शाम के 7:30 7 बजे तक मुझे कोचिंग में समय देना पड़ता था। तो ज्यादातर जो मेरी अच्छा। पढ़ाई होती थी वो रात में, देर रात तक, क्योंकि मुझे शुरू से ही देर रात तक जग कर पढ़ने की आदत रही है, स्कूल, नवोदय विद्यालय, कॉलेज और यहाँ पे भी। तो सुबह में लगभग हम्म। लेट से ही उठता था, क्योंकि मैं रात में लेट से सोता था, बहुत लेट से सोता था। हम्म। तो मैं लेट से उठता था, फिर सुबह में उठने के बाद मैं थोड़ी सी करंट अफेयर्स वाला जो सेक्शन था, करंट अफेयर्स हम्म। करके उसके बाद मैं अपने जो भी कोचिंग में जाया करता था। हालांकि वहाँ पे जो मेरे कोचिंग के जो टीममेट्स हैं उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और वहाँ पे भी मुझे एक्चुअली हम्म। क्लासेस शाम में चलती है, लेकिन एज अ टीचर हमें पहले प्रेजेंट होना पड़ता है, किसी बच्चे के डाउट को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो हम्म। वहाँ पे भी मुझे एडिक्वेट हम्म। समय मिल जाता था, ताकि मैं और भी चीजों को अपडेट कर सकूँ, मैं चीजों को रिवाइज कर सकूँ। और फिर जब मैं हम्म। शाम में 7 बजे आता था, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके फिर खाना वगैरह खाकर अपना, फिर रात के 9 बजे से लगभग मैं 1 बजे तक, 1:30 बजे तक पढ़ाई होती थी मेरी। और फिर मतलब मैं सो जाता था। तो यही मेरी रूटीन रही है पिछले 1 साल से। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि आपने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे आपने सेल्फ स्टडी के दम पर ये जो है परीक्षा पास की है। जी, जी। तो कभी क्या ऐसा नहीं लगा कि सेल्फ स्टडी और बिना किसी कोचिंग के ये तैयारी जो है वो टफ हो सकती है? कभी ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कभी मतलब ये परीक्षा ना निकल पाए? कभी डाउट हुआ है? हाँ, डाउट हुआ सर। एक्चुअली जब हम ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं तो लगता है कि चलो मैंने जो सही किया वो सही हो, गलत। लेकिन जब सब्जेक्टिव की बात आती है, जब हम लिखते हैं चीजों को, तो वहाँ पे हमें इवेल्युएशन की जरूरत होती है। तो मुझे भी ये मन में आया हाँ। था हाँ। कि एक्चुअली मैं अटेम्प्ट देकर आया था, पेपर को तो कंप्लीट कर हाँ। दिया था। लेकिन फिर मुझे उसके क्वालिटी पे डाउट हो रहा था कि किस तरह की क्वालिटी है, क्योंकि जब वो चेक किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो डर नहीं होता, ऑब्जेक्टिव में पता चलता है कि अगर क्वेश्चन सही है तो मार्क्स मिलेंगे मुझे, ओएमआर से, ओएमआर में। लेकिन जो सब्जेक्टिविटी की बात आती है कि मैंने जो किससे लिखा है,
हम्म, आर्गुमेंट लिखा है, रिपोर्ट लिखा है, क्या उस फॉर्मेट को पूरा करता है कि नहीं करता है, वो सारे डायमेंशंस को। तो जब मैं एग्जाम देकर आया तो मन में थोड़ी सी डाउट चल रही थी मेरी कि शायद मैं पेपर 2 के लिए कहीं से गाइडेंस ले लेता, क्योंकि मैंने एक टेस्ट सीरीज भी नहीं लिखी थी, एक मैं जाके क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया हूँ। तो मुझे था कि शायद मैं इवेल्युएट करा लेता, पता चलता क्या फीडबैक है, क्या इसमें इनरिचमेंट किया जा सकता था। तो थोड़ी सी डाउट थी खुद में। हम्म, लेकिन जब रिटर्न क्लियर हुआ तो लगा कि नहीं, चलो मैंने सही ट्रैक पे काम किया था, सही ट्रैक पे फॉलो किया था। तो एक्चुअली सेल्फ स्टडी में भी मैंने बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया। मैं पेपर 1 और जो पेपर 2 जो सब्जेक्टिव पेपर होती है जिसमें एसेज और हम्म। आर्गुमेंट रिपोर्ट लिखना होता है, मैं पिछले 10 साल 12 साल के पेपर को मैं इस बहुत पे ध्यान। मैं इस पे मैं इस पे अनुराग, मैं इस पे एक विशेष तौर से अलग से बात करूंगा। अ, एक सवाल इसी बीच में ये भी है कि जैसे अगर जो अभी जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं एसी के, यानी असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जी। तो उन्हें आप कौन-कौन सी किताबें, कौन-कौन से ऐसे ऑनलाइन जो आप संसाधनों का इस्तेमाल करते थे, या फिर किस तरह के नोट्स नोट्स बनाते थे? कौन-कौन से वेबसाइट्स को आप प्रेफ़र करते थे? क्या कुछ इस तरह की चीज़ें, कोई किताब प्रेफ़र करना चाहेंगे उन लोगों को? जी सर, चूंकि जो सीएपीएफ की जो परीक्षा होती है वो यूपीएससी सिविल सर्विस के मोर और लेस इक्विवेलेंट ही होती है। जो इसका प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, मैं इसका जो जीएस 1 की बात कर हुँ, रहा हूँ, और सिविल सर्विस की जो प्रीलिम्स होती है, पिछले समय में थोड़ी सी हुँ, हुँ, डिफरेंस होती थी, लेकिन अगर 2-3 साल का क्वेश्चन देखा जाए तो उसकी जो लेवल है लगभग प्रीलिम्स के बराबर हो चुकी है, फिर बहुत थोड़ा का ही अंतर होगा इसमें। तो जो सोर्स हम सिविल सर्विस के लिए हुँ, फॉलो करते हैं प्रीलिम्स के लिए, वही सोर्स यहाँ पे हमें जीएस 1 के लिए मोर और लेस फॉलो करनी पड़ती है। जिसमें हिस्ट्री हुँ, हुँ, जो पढ़ते हैं हम लोग, जो स्टैंडर्ड बुक है स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, उसको मैंने भी रेफर किया था और हुँ, सभी उसी को रेफर करते हैं। हुँ, क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑनर्स रहा हुँ, है, हुँ, तो हिस्ट्री मेरी शुरू से अच्छी रही है, क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान मैंने हिस्ट्री पढ़ा है। दूसरा जो किताब है पॉलिटिकल साइंस की, जो पॉलिटी पॉलिटी आती है, वो उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत, मैंने भी उसको फॉलो किया था। हुँ, जो हुँ, जियोग्राफी वाला सेक्शन है उसके लिए तो ओनली सोर्स जो मुझे लगता है, मैंने सुना भी था पहले हुँ, टॉपर्स से, दैट इज एनसीईआरटी क्लास 11th एंड 12th जियोग्राफी। इसके क्योंकि मोर और क्वेश्चन है, वो हुँ, बहुत पतली किताब है लेकिन बहुत कम्प्लेक्स है वो किताब, समझने में उसको समय लगता है, लेकिन अगर वो समझ में आ गई तो मोर और प्लस जियोग्राफी उसी से आते हैं, 11 12 एनसीईआरटी से आते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने कोई किताब मैंने पढ़ा था, बेसिक बेसिक 11 12 का, लेकिन मोर और लेस मैं उस पर लेक्चर पे डिपेंडेंट रहा था। यूट्यूब पे लेक्चर है, फ्री लेक्चर है, मुरमाल पटेल सर की लेक्चर इकोनॉमिक्स के लिए। मैं उसी लेक्चर्स हुँ, को मैंने देखा है। तो इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। फिर इन्वायरमेंट की जो क्वेश्चंस आती हैं उसको मैंने पीवाईक्यू से किया था। और कुछ लेक्चर्स यूट्यूब पे कुछ फ्री लेक्चर्स पढ़े हैं, उससे किया था। बाकी करंट अफेयर में डेली पढ़ता था, तो इसलिए मुझे किसी मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे शुरू से हैबिट रही है करंट अफेयर्स या तो खुद से न्यूज पेपर पढ़ने की, या फिर मैं एक यूट्यूब चैनल फॉलो करता था। हुँ, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं करंट अफेयर खुद से कंपाइल करता था। हुँ। जैसा आप अपनी पढ़ाई की पूरी रूटीन और प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं, जी। अब बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि आप जो जितनी देर आप पढ़ाई करते थे, उनमें रिवीजन का कितना टाइम होता था, और जो आगे की पढ़ाई है आपकी, जो नए चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, उसके लिए आप कितना समय देते थे? जी सर, एक्चुअली क्योंकि हम जब देखें तो हमें बहुत ज़्यादा हमारा जो सिलेबस हो जाता है बहुत वास्ट हो जाता है। तो मैंने तो हुँ, 60-40, मैं 60% रिवीजन में अपना समय देता था, जो भी मेरी स्टडी टाइम होती थी। जो भी मैंने आज पढ़ा, हुँ, मैं हुँ, अगले दिन उसके आगे तभी पढ़ता था जब मैं उसको कंसोलिडेट कर दूं, मैं उसको एक बार रिवाइज करता था चीजों को। हो सकता तो मैं अगले दिन कुछ ना पढ़ूं या कम पढ़ूं, वो ठीक था, लेकिन मैं उसको रिवीजन में जरूर करता था, ताकि जो चीजें मैंने पढ़ा है वो रेडिएट ना हो, एक्चुअली हमारे दिमाग में रहे। बार बार मैं उससे क्वेश्चन, खुद से क्वेश्चन करता था कि इससे क्या क्या कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, फिर मैं समय देता था। और रिवीजन वाज हुँ, जितना कि मुझे लगता है मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन किया है, और साथ ही साथ भी मैं पढ़ाता भी था तो उसमें चीजें रिवाइज हो जाती थी। तो रिवीजन का भी हुँ, बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे जर्नी में। मुझे लगता है कि मैं सिक्सटी हुँ। परसेंट अपना जो स्टडी का टाइम था वो रिवीजन पे ही दिया करता हाँ, बच्चे जो है, क्योंकि ये कई बार सवाल आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से या फिर जो तैयारी करते हैं उनकी तरफ से, कि चूंकि करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है, चूंकि अगर डेली डे टू डे लाइफ में अगर न्यूज़पेपर बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो न्यूज़ चैनल्स को फॉलो नहीं करते हैं, है। जी। तो करंट अफेयर्स उनके लिए काफ़ी वास्ट हो जाता है ना? तो कितने टाइम के करंट अफेयर्स को देखना, और
करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें, ये आप कैसे बताएंगे? क्या प्रो टिप्स होगा आपकी तरफ से? एक्चुअली करंट अफेयर्स लगभग 1 साल की हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर साल लगभग अगस्त में परीक्षा होती है। इस बार जुलाई में हुई परीक्षा, 19 जुलाई की, जो 2026 की जो रिटन एग्जामिनेशन हम्म, थी। तो मोर और लेस जुलाई हम्म, एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्जाम होती है। तो हम अगस्त से अगले जून तक या जुलाई हाफ तक, मिड तक हमें करंट देखने की ज़रूरत पड़ती है, मोर और लेस 1 साल की। इसके लिए जो मैंने सोर्स फॉलो किया था, तो जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पीआईबी, क्योंकि मैं जो 2-3 साल का क्वेश्चंस देखा था, तो उसमें मैं देखता था कि पीआईबी से डायरेक्ट डाटाज पूछे गए हैं। पीआईबी, तो मैंने पीआईबी रेफर किया था। और मैं हम्म, एक्चुअली एक उत्कर्ष क्लासेस करके यूट्यूब चैनल है, मैं उनसे करंट अफेयर्स में हम्म, लगभग 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कुमार गौरव सर है, डेली सुबह में उनकी एक क्लास आती है सुबह में। तो मैं सुबह में तो नहीं देख पाता था, मैं बाद में उस चीज़ को, लेकिन पर डे बेसिस पे मैं कंप्लीट करता था। इसके अलावा मैं पीआईबी का जो भी न्यूज़ है उसको कवर करता था, मेजर न्यूज़, क्योंकि मैं देखा था यूपीएससी लगातार पीआईबी से क्वेश्चन पूछ रही है, कुछ-कुछ उस पे डाटा, 25 में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मैं न्यूज़पेपर हम्म, पढ़ता था, हम्म, और एग्जाम से पहले जब भी एग्जाम होती थी, मैं कंपाइलेशन कोई भी वीडियोस लिया करता था, जो पीआईबी या फिर इम्पोर्टेंट, तो लगभग जो हर मंथ वाइज जो वीडियो जो बनती है, तो मैं 10 से 11 महीने की जो वीडियो होता था, मैं पर डे एक एक दिन करके उसको देखकर कंसोलिडेट कर लेता था। तो चीजें ऑलमोस्ट रिविजन में रहती थी, क्योंकि वही सारी चीजें मैंने पहले से भी पढ़ रहा होता था। करंट अफेयर्स मैं मानता हूँ वास्ट था, लेकिन मैं लगभग 3-4 साल से पर डे करंट अफेयर पे लगा हूँ, क्योंकि मैं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने के लिए मैंने करंट अफेयर, इसलिए मैं उत्कर्ष क्लासेस से लगभग 3-4 साल से जुड़ा हूँ और करंट को कैरी कर रहा ओके। चूंकि आपने बहुत ही तोड़ कर चीज़ों को बताया है कि कैसे करंट अफेयर्स को हमें कवर करना है और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी रही है, तो सीएपीएफ का जो एग्ज़ाम है, चूंकि ये फौज की भर्ती के लिए है, सीधे तौर पर अधिकारी के तौर पे हूँ। आपको जी। पद पे चयन होता है, तो इसमें फिजिकल टेस्ट भी होता होगा। तो एक रिटन एग्जाम की तैयारी करते समय के साथ साथ आप फिजिकल के लिए कैसे तैयार कर रहे थे? क्या कोई परेशानी भी आई थी क्या आपको मेडिकल जो टेस्ट होते हैं उन सब चीज़ों में? जी सर, एक्चुअली जब इसकी रिजल्ट अनाउंस हो गई थी, आई थिंक अक्टूबर, 10 अक्टूबर को रिटन रिजल्ट आई थी सीएपीएफ की, तो उसके बाद लगा था कि नवंबर या दिसंबर में इसकी फिजिकल हुई। तो उसके पहले मैं एक्चुअली कभी भी फिजिकल में कभी दौड़ने वगैरह नहीं जाता था, लेकिन मैं हमेशा संडे वगैरह को जब भी टाइम रहता था, मैं समस्तीपुर में खेलता था। ओके। तो मैंने जैसे ही रिजल्ट आया, उसके बाद मैं थोड़ा-थोड़ा दौड़ना शुरू किया, और क्योंकि मेरी बॉडी वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिजिकल तो मैंने 10, 12, 15 दिन में लग कंटिन्यू सुबह-शाम मैं दौड़कर, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बहुत टफ नहीं होती है। 4 ही इवेंट्स होते हैं हम्म, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में। एक 100 मीटर रेस होती है, देन 800 मीटर रेस होती है, फिर एक लॉन्ग जंप होता है एंड एक शॉट पुट होता है इवेंट। तो इट इज़ नॉट अ वेरी टफ हम्म, क्राइटेरिया, बाकी जितने भी फिजिकल एग्जाम होते हैं उसके मुकाबले कम पड़ जाता है। इसकी जो टफनेस है हम्म। कम है, फिजिकल टफनेस कम है। तो क्योंकि मेरी जो बॉडी वेट बहुत ज्यादा नहीं रही है, सब कुछ अंडर कंट्रोल रही है, तो मैं इस चीज को 15 दिन में मैं इसको मेंटेन कर तो इस एग्जाम के लिए जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपको जो है कि आप इसे पास कर चुके हैं, तो आपकी तैयारी के दौरान मतलब कौन सा पार्ट जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है इसमें, कि टफ लगता हो? जैसे रिटर्न है, उसके बाद फिजिकल है, इसमें उसके बाद एक इंटरव्यू है, तो कौन सा पार्ट है जो सबसे ज्यादा आपको टफ लगता हो, और उसे टैकल करने के लिए आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देंगे? एक्चुअली जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें वो रिटेन पेपर ही है, क्योंकि हमें इसमें 2 पेपर देने पड़ते हैं। और जो फिजिकल के कोई हम्म, मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो बस क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। बाकी इंटरव्यू मोर और लेस बाद में जाकर धीरे 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 प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन जो जो मेरिट बनती है वो इंटरव्यू और रिटेन के आधार पे बनती है। तो चूंकि इंटरव्यू का स्कोर तो अपने हाथ में होता नहीं है, तो इंटरव्यू में जो बोर्ड होते हैं, पैनल होते हैं, परफॉर्मेंस के बेस पे देते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने से, वो है राइट, रिटेन पार्ट, रिटेन वाली पार्ट। तो राइट, रिटन वाली पार्ट के राइट। लिए यही किया जा सकता है कि पेपर वन, क्योंकि वही स्कोरिंग है, जो पेपर टू वो सब्जेक्टिव होती है, तो उसमें एक सेचुरेशन पॉइंट है कि 200 का जो पेपर होता है उसमें 105 107 की मैक्सिमम आ पाते हैं किसी बच्चे को, तो उससे ज्यादा मिलते भी नहीं यूपीएससी में। तो लेकिन जो पेपर वन है उस पर हम्म, बहुत ज्यादा फोकस करके हम रैंक को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक्चुअली वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है इन द मेरिट मेरिट लिस्ट। तो पेपर वन के लिए भी मैंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, और उसमें भी कुछ सेक्शंस होते हैं, 15 क्वेश्चन लगभग मैथ्स के आते हैं पेपर वन में। तो क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी, मेरी थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है,
तो मैंने मैथ्स वाले पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, या फिर मैंने उसको कंपेंसेट करने के लिए अदर पार्ट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और 2025 का जो पेपर था उसमें मैथ्स काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, बहुत लेंथी था। हुँ, तो मोर और लेस मुझसे हुँ, कुछ हुँ। मैथ्स बना भी नहीं, लेकिन मैंने बाकी जो स्टैटिक फंक्शन थे, जीएस वाले फंक्शन थे, उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, इस वजह से फाइनल अंतिम रूप से मेरा सेलेक्ट। ओके, 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 ओके। तो ये जो आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है लिखित परीक्षा जो रिटन एग्ज़ाम्स है, इसको है इस पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो आपकी रणनीति क्या रही है इस चीज़ को तैयार करने शुरुआत से मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इस तैयारी को लेकर के अपने कॉलेज के दौरान से ही इसको आप प्रिपेयर करना शुरू कर चुके थे। उस समय से अगर कोई बच्चा तैयार करना चाहे जब ग्रेजुएशन में वो एडमिशन ले रहा हो जैसे आपने आपने बीएचयू में एडमिशन लिया जी। उस समय से अगर कोई तैयारी करना चाह रहा हो तो अपने रिटन एग्जाम के लिए वो किस तरीके से फोकस्ड हो सकता है वो कैसे प्रैक्टिस करे वो क्या करे प्रैक्टिस के लिए कोई मॉक टेस्ट करे क्या कुछ करना चाहिए उसे जी नहीं, मॉक टेस्ट तो सारे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में लगाएं आप। सबसे पहले आप जब कॉलेज के दिनों में हैं, तो आप इसकी तैयारी सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर से शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से भी करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर धीरे धीरे तो ऐसे ही निकल जाती है। सेकेंड ईयर मैंने भी सेकेंड ईयर से ही हम्म शुरू की थी। इसके लिए एक तो जो आप अगर हम्म आर्ट्स से कर रहे हैं तो जो भी एक ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, अगर इन चारों सब्जेक्ट्स में करना है हम्म तो आपका एक पीरियड तो वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा ड्यूरिंग दी कॉलेज ईयर। क्योंकि जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम्म मोर और लेस सेम चीज पढ़ते हैं एज आप उसको उसके लिए आपको अच्छे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो तीन पिलर्स हैं आप इसको मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि वो अच्छा स्कोरिंग होता है, क्वालिटी स्कोरिंग, और एक ही किताब हमें लगता है जिससे लक्ष्मीकांत से एग्जाम का जो है जीएस 1 का जो काम है वो हो सकता है आराम से। तो आप उस किताब को पढ़ ले, या फिर अगर लेक्चर्स देखना है तो लेक्चर देख ले, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स भी लक्ष्मीकांत की किताब के पढ़े हुए हैं जो बहुत सारे टीचर्स ने कंप्लीट करा रखा है उस चीज को। जियोग्राफी एनसीईआरटी के लिए आप भी लेक्चर प्रीफर कर सकते हैं, या फिर अगर बुक आप पढ़ना चाहें तो बुक पढ़ लें। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने तो ज्यादा हम्म लेक्चर्स पे, जैसे मुझे इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती थी किताब, तो मैं उसके लिए लेक्चर्स हम्म पे रिलाई करता था। तो ये चारों जो चीजें हैं यूट्यूब पे पूरे कंटेंट सफिशिएंट इनफ कंटेंट पड़े हुए हैं। आप किसी भी एक टीचर को आप उनके वीडियोस को शुरू से अंत तक देख सकते हैं। तो और बाद में उसके बाद जब आपकी कॉलेज खत्म हो जाएगी एक बार उस चीज को बार बार रिवाइज कीजिए, और उसके बाद एग्जाम देने के समय में आप मॉक लगाइए, उसके पहले मॉक लगाइए। ओके आपने कभी मॉक दिया मतलब अपनी तैयारी के दौरान मॉक दिया कितने मॉक्स दिया नहीं, मैंने कोई मॉक नहीं दिया है, यही मुझे लगा कि मैं डायरेक्ट जाकर पेपर अटेम्प्ट किया हूँ। हाँ, मैं 2-3 टेस्ट दिया था, टेस्ट बुक जो ऑनलाइन एक ऐप है, टेक्स्ट बुक पे ओके मैंने फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया है, कुछ कुछ सेक्शनल टेस्ट दिया है। कोई कोई जैसे पॉलिटी के 20 क्वेश्चन हो गए, हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन हो गए, ज्योग्राफी के 20 क्वेश्चन हो हम्म गए चैप्टर से, तो मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया है, वो भी टेक्स्ट बुक पे दिया है। बाकी ऑफलाइन मैंने कभी कहीं पे ना कोचिंग लिया है, ना मैंने कहीं टेस्ट दिया है। अपनी तैयारी के दौरान अनुराग जब आप तैयारी कर रहे थे चूंकि आप कॉलेज में थे और उम्र भी कम होती है बच्चे उस समय जो है वो काफी खेलने कूदने और अपने दोस्तों के साथ हैंगआउट्स करने की उम्र में होते हैं और उस मूड में होते हैं जी। तो कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं अपने उस दौरान कुछ ऐसी चीजें जो तो आप तैयारी के दौरान आप जो गलती करते थे और जी। अब लगता है कि आप उसे नहीं करते तो ज्यादा बेहतर है तो अपने अपियरिंग स्टूडेंट्स जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन सी गलती वो अवॉइड करें जिससे कि उन्हें ज्यादा बेनिफिट हो अब आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए जी, हम कॉलेज के दिनों में सही है कि इधर घूमने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो उस समय को आप ना गँवाएँ, क्योंकि समय काफ़ी लिमिटेड है। मुझे शायद उस समय पता नहीं चलती थी, बाद में जब मैं कॉलेज से पास आउट हो हम्म गया था, धीरे-धीरे मुझे समय का महत्व पता चला। हालाँकि मैं कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन हम्म उससे ज़्यादा मेरा जो सबसे ज़्यादा समय घूमने में चल जाता था, क्योंकि मैं बनारस रहता, तो बनारस बहुत सारी घूमने की वहाँ पे जगह जगह है। तो आप जहाँ हम्म भी है ठीक है, पढ़ाई करें, थोड़ी-सी कॉलेज की समय है, मौज-मस्ती करें, लेकिन बहुत ज़्यादा घूमने-फिरने में समय ना लगाएँ। हम्म मुझे लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा घूमने में समय लगाया था। तो अगर मुझे राइट ये मिलता राइट तो राइट अभी ये चीज़ पता चलती है कि मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया था, तो मैं अभी वो ना करता। अच्छा आपने कोई इससे पहले मतलब जो यूपीएससी का ये जो सीएपीएफ का एग्जाम है उससे पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है आपने जी, मैंने 3 बार यूपीएससी के द्वारा ही सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ये एग्ज़ाम कराई जाती है, बहुत ही
आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए। तो मैंने उसके 3 बार भी मैंने रिटेन ओके। क्लियर किया था, बट मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया था। एक्चुअली 5 डेज इंटरव्यू प्रोसेस होती है उसमें। इसके अलावा मैं 2 बार ओके। बीपीएससी मेंस भी लिख चुका हूँ। अभी एक मैंने 77वीं बीपीएससी का मेंस लिखा है, अभी उसकी रिजल्ट नहीं आई। तो बस यही रही कि मैंने 3 बार सीडीएस दिया था, एक बार सीएपीएफ 4 बार और 2 बार बीपीएससी मेंस। बस मैंने यही 6 एग्जाम दिए हैं कॉम्पिटिटिव। तो भविष्य में यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी है? जी सर, एक्चुअली मैंने सिविल सर्विसेज आईपीएस का ही जो एक ड्रीम था, जैसे मैंने बताया कि एक यूनिफॉर्म सर्विसेज को मैं परस्यू करना चाहता था। खैर यूनिफॉर्म सर्विसेज हाँ। मिल तो गई है, बट एक जो थोड़ी सी हाँ। कसक है जिसके लिए शुरू किया था सब कुछ, अ, उसके तरफ जरूर प्रयासरत हूँगा। ईश्वर की कृपा से एक रैंक मिल गया, एक जो भी एक पद मिलना था वो मिल गया, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो सिविल सर्विस की जो हम्म। कसक है, उसके लिए जरूर मैं प्रयास करूँगा। अगर कोई छात्र जो है आज, जैसे कि आज की जो तारीख है, उस तारीख से अगर कोई आपका ये इंटरव्यू देख करके कोई छात्र जो है वो सीएपीएफ की तैयारी करना चाहता हो, तो उसे कैसे करना चाहिए, क्या शुरुआत करनी चाहिए? आप सबसे पहले तो अपना बेसिक्स क्लियर करें। विदाउट बिना बेसिक्स के नहीं हो पाएगी चीजें, जो मुझे लगता है। और जो पेपर अब आ रहे हैं पिछले 3 साल, 24, 25 और 26, तीनों साल पेपर हम्म। एक के ऊपर जो उसकी टफनेस का जो लेवल है बहुत बढ़ गया है। तो अब हम्म। सिर्फ स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि जब आपको उसके इर्द गिर्द की चीजें पता रहे। क्योंकि जब 3 स्टेटमेंट आते हैं तो कोई ऐसा 2 स्टेटमेंट आ रहा है जो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन हम अपनी नॉलेज के हम्म। बेस पे, उसके जो आसपास की नॉलेज के बेस पे उसके हमें सही करने की जरूरत पड़ रही है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना बेसिक्स कवर करें। बेसिक्स मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इसके लिए, अगर आप जियोग्राफी का, जो मैं कहता हूँ कि अगर आप पढ़ना है, अगर आपके पास समय है, तो क्लास 6 to 12 तक के एनसीईआरटी पढ़ें। दैट इज द बेस्ट। अगर आप इस हम्म। एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए जियोग्राफी चैलेंजिंग नहीं रहेगा। आप जियोग्राफी में मोर और लेस हमेशा आप अच्छा करेंगे। और एनसीईआरटी आप हिस्ट्री भी कीजिए, पॉलिटिकल साइंस भी कीजिए और इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। तो हम्म। मुझे लगता है आप बेसिक्स पे बहुत ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन पिछले 3 साल जो सीएपीएफ यूपीएससी पूछ रही है सीएपीएफ एग्जाम में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। आप जब तीनों साल का कटअप देखेंगे तो मुझे लगता है काफी कम कटअप हो गई है। 100 से भी नीचे हो गई है पेपर वन की कटअप। जो पेपर वन की कटअप हम्म। 2021-22 में 135 नंबर जाया करती थी, 118 नंबर, 120 नंबर, 135 नंबर। अभी 2025 का तो अभी मार्क्स नहीं आया है, लेकिन 2024 में 97 मार्क्स चल रही थी कटअप। तो इतना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है कटअप हम्म। बिकॉज ऑफ द टफनेस ऑफ द पेपर। तो पेपर टफ हो गए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसके लिए आपको अप्रोच पता होना चाहिए, आपके क्वेश्चन की इर्द गिर्द की चीजें पता होनी चाहिए। कि कोई भी 3 स्टेटमेंट आता है तो एक स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है जो बिल्कुल नहीं पता हो रहा है किसी भी कैंडिडेट को। तो इसको टिक करने के लिए आपको हम्म। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। हम्म। अच्छा, एक चीज और है, जब आप इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं तो मतलब आप किस तरह की तैयारी करके जानी चाहिए इंटरव्यू के लिए? दूसरा चीज, क्या कोई इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उस पे पकड़ बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? अगर सीएपीएफ इंटरव्यू की बात करें तो इसकी भी इंटरव्यू यूपीएससी बोर्ड ही लेती है। जो सिविल सर्विस हम्म। की जो इंटरव्यू कराते हैं वो यूपीएससी भवन धौलपुर हाउस में ही होती है इसके भी इंटरव्यू। हाँ, मैंने हम्म। इंटरव्यू के दौरान मॉक्स दिए थे, 2-3 मैंने मॉक्स दिया था। वहाँ पे मुझे जो फीडबैक मिला था मैंने उस पे काम किया था। मैं एक इंटरव्यू हम्म। एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा जो मेरे एक्चुअली मेन इंटरव्यू के दिन हुई थी वहाँ। जो मुझे लगा था कि शायद अच्छा हम्म। मैंने एक आंसर दिया है और मुझे लगा कि चलो इंटरव्यू का काम हम्म। हो गया। एक्चुअली जब मैं बिल्कुल। इंटरव्यू में था यूपीएससी, तो जो थर्ड 4 मेंबर होते हैं। पहले मैं आपके उस क्वेश्चन को मैं आता हूँ कि आपने बोला जो इंग्लिश की बात है। तो सीएपीएफ के हम्म। इंटरव्यू में कोई मीडियम नहीं पूछी जाती है। फॉर दी जैसे सिविल सर्विस इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक मीडियम ऑप्ट करने का ऑप्शन होता है कि इधर वांट टू गिव द इंटरव्यू इन इंग्लिश और हिंदी। बट सीएपीएफ में ऑप्शंस नहीं होती है। जो पैनल होते हैं उनके मेंबर पे डिपेंड होता है। अगर वो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में आंसर देना है, हिंदी में पूछे तो हिंदी में जवाब देना हम्म। है, इस तरह का। तो जो मेरी इंटरव्यू चली थी, ओके। जो सुमन शर्मा मैम का बोर्ड था, उन्होंने इंग्लिश से ही शुरू किया था और सभी 4 मेंबर्स ने मुझसे इंग्लिश में ही सवाल पूछे थे, तो मैंने जवाब इंग्लिश में ही दिया था इसमें। लेकिन कई ऐसे कैंडिडेट है जहाँ पे हिंदी में सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन दी बोर्ड मेंबर जिस जिस लैंग्वेज में सवाल करते हैं उसी लैंग्वेज में जवाब देना होता है। तो मेरी जो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस रही थी,
अब मुझे याद है एक हम्म थर्ड मेंबर जो थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुराग, व्हाट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस इन दिस ये? तो मैंने जवाब दिया था सर हम्म CISF। Then he asked me, okay, do you know any CISF personnel in your family, friend or relative? तो मैंने बोला नो सर, एक्चुअली आई डू ओके नॉट नो एनी CISF personally. Then he asked me, अनुराग, have you ever seen CISF personnel? कि क्या आपने कभी देखा है ऐसे? तो मैंने ओके बोला यस सर, आई हैव सॉ देम। कहाँ पे देखा है? तो मैंने बोला सर आई हैव हम्म सीन दिल्ली मेट्रोज एंड एयरपोर्ट। Then he asked, okay, where have you seen the CISF personnel for the last time? कि आपने आखिरी बार कहाँ पे देखा है? हम्म देन आई रिप्लाइड सर हम्म एट द गेट ऑफ दिस भवन, क्योंकि जो यूपीएससी भवन के गेट पे होते हैं ना, वो भी CISF वाले ही होते हैं। तो मैंने रिप्लाई किया था सर, मैंने इस गेट के, मतलब मैं जब ग्रेट एंट्री कर रहा था तो यहाँ पे मैं देखा था। तो देन ही स्माइल्ड, तो मुझे लगा कि चलो, तो स्माइल करके बोले ओके। तो फिर वो फोर्थ नंबर पे गया, तो उनका एक लास्ट, मुझे लगा कि चलो कुछ मैंने एक प्रेजेंस ऑफ माइंड शो किया वहाँ पे। फिर वो थोड़ी सी मुस्कुराए फिर। राइट। तो कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि मतलब इस इंटरव्यू में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी जी, वो लोग एग्जामिन अलर्ट, करते हैं। अलर्टनेस को चेक करती है। ओके ओके ओके। अब चूंकि हम लोग लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं और लगभग सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। जी, कुछ छोटे मोटे सवाल और जो आज के दौर के सवाल हैं, जी। जो आज के युवा जो हैं जिसमें ज्यादा समय बिताते हैं, हम उस पर बातचीत करते हैं कि क्या अनुराग फोन चलाते हैं? जी, मैं फ़ोन चलाता हूँ बट फ़ोन एडिक्टेड नहीं हूँ। बहुत हम्म लिमिटेड ही चला पाता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैंने बताया कि जॉब भी मेरी रहती है और प्रिपरेशन भी रहती है। और मैंने बताया कि मैं हम्म यूट्यूब लेक्चर्स देखता था करंट अफेयर्स के लिए, एंड मृणाल पटेल सर का इकोनॉमिक्स। तो फ़ोन बस मेरी इतनी ही लिमिटेड, और मैं किसी सोशल मीडिया पे, मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ। हाँ, फेसबुक पे मेरी आईडी है, लेकिन मैं वहाँ पे कम एक्टिव रहता हूँ। प्राइमरी प्राइमरी 3 एप्लीकेशंस जो अनुराग यूज करते हैं। यूट्यूब मैं चलाता हूँ, एक यूट्यूब, दूसरी व्हाट्सएप, और वही वही हम्म कॉल लॉग्स वगैरह जो कॉल करने के लिए कॉल लॉग यूज करते हैं, बाकी ऐसी फोटो का ओके। भी शौक नहीं है किसी को। फेसबुक पे भी फेसबुक पे भी है क्या अनुराग? जी, फेसबुक पे हूँ लेकिन बहुत एक्टिव नहीं अच्छा। सोशल मीडिया कैसा लगता है कि बच्चों को आज जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दी कंट्रोल। अगर आप एक लिमिट में उसको यूज करते हैं तो सही है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। पढ़ाई जब हम करते हैं तो कभी कभी होती है, चीजें होती है जब पढ़ने का मन नहीं करता है, इसी सिलेबस को 3 बार 4 बार करने हम्म का मन नहीं करता है, तो थोड़ी सी आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, लेकिन आप उसको लिमिट में रखें तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मोर और लेस वो टाइम किल करती है। जब हम देखते हैं कोई शॉर्ट्स वीडियो देखते चलते जाते हैं तो स्क्रॉल करते हैं और पता नहीं चलता है कब 10 मिनट से 30 मिनट हो गए। तो एक डिसिप्लिन होना चाहिए मुझे लगता है। ओके। सबसे ज्यादा इन दिनों जो सबसे ज्यादा बातचीत होती है और जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो दौर चल रहा है, डिजिटल का जो दौर चल रहा है, जी, इसमें एआई की खूब बातचीत होती है। जी, तैयारी में एआई की मदद आपने कभी ली या आपको कैसा जी। लगता है कि एआई एआई जो है मददगार है? हाँ जी, मैंने इंटरव्यू के दौरान बहुत मदद लिया था। मैं चूंकि इंटरव्यू, जब यूपीएससी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका जो डैप होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, मैं वहाँ पे अपलोड किया था, और मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछे थे कि क्या क्या मेरे इस डैप से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चैट जीपीटी ने काफी मुझे, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन, हर डायमेंशंस में उन्होंने क्वेश्चन बताया है कि इसका आदि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम योर डैप। तो मैंने उसको प्रिपेयर किया था। हम्म मुझे ध्यान है, मैंने इंटरव्यू टाइम बहुत ज्यादा चैट जीपीटी का यूज किया था। इंटरव्यू के लिए आपने यूज किया और उससे उससे काफी मदद भी मिली है। जी, बहुत मदद मिली। ओके। तो अनुराग, आपसे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने हमारे दर्शकों को अपने अपने जो अनुभव है वो शेयर किया। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि अनुराग ने हाल ही में जो यूपीएससी ने अपने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 के रिजल्ट्स को जारी किया है, उसमें ऑल इंडिया रैंक 232 हासिल की है और इन्हें असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर इनका चयन हुआ है। और इन्होंने आज हमारे साथ इतनी लंबी बातचीत में बड़ी ही विस्तार तरीके से अपनी रणनीति साझा की है, कई सारे टिप्स दिए हैं और बताया कि कैसे किस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभी। थैंक यू थैंक अनुराग। यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच।